अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस कैन 3104 में हम अपने उन बेसिक्स के बारे में जो कि हमने अपने लास्ट वीक में कवर किए थे उनसे रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में किस तरीके से आप रियल लाइफ में उसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जी, प्रॉब्लम नंबर 1 है, ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया थ्रू अ 4 सेंटीमीटर थिक homogeneous slab with its two faces maintained at uniform temperatures of 38 degrees C and 21 degrees C, thermal conductivity of the material is 0.19 watt per meter into Kelvin। अच्छा, अब बेसिकली हमने एक स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमने जो है उसको फाइंड आउट करना है और इस स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र को जो हमने फाइंड आउट करना है इसको हमने पर यूनिट एरिया के हिसाब से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमारी जो हीट है वो एक होमोजीनियस स्लैब, ये जिससे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये एक होमोजीनियस स्लैब है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि ये एक स्लैब ऐसी एक ही मटेरियल की बनी हुई है, मटेरियल हमें नहीं पता और इसके अंदर किसी किस्म का एक ही मटेरियल शामिल है, तो ये एक होमोजीनियस स्लैब है। उसकी जो थिकनेस है उस थिकनेस को आपने, यानी कि अगर आपका एक एंड से दूसरे एंड तक ले, इसको x1 पॉइंट कह दिया, इसको x2 कह दिया, तो जो इसकी थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। अच्छा, अब ये उस स्लैब के अक्रॉस हीट ट्रांसफ़र हो रही है। देखें, ये जो स्लैब है इसकी यहाँ से हीट गुजर के इस तरफ पहुँच रही है, तो क्योंकि ये जब भी किसी मटेरियल में से हीट ट्रांसफ़र करेगी तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि ये लाइन इस तरह शो कर रही है क्योंकि ये टेम्परेचर, इसको कह रहे हैं ये टेम्परेचर प्रोफाइल हम उसका शो कर रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर इनिशियली इस पॉइंट पर, यानी कि अक्रॉस जो आपके पास था वहाँ से जैसे टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हॉट साइड, हॉट फेस टू द कोल्ड फेस, तो इस पॉइंट पर जो T1 टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सी है। तो ये लीनी इस तरह बिल्कुल ये आपके पास जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं होगी। क्यों? कभी भी नहीं होगी। कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसके अंदर ऐसा हो, क्योंकि आपकी जो हीट है बेसिकली वो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है, उस मटेरियल की थिकनेस है, उसके अंदर वो यूज़ हो जाएगी हीटअप करने के लिए। इसलिए आपको वो ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 38 है तो जब वो किसी थिकनेस से गुजरे तो वहाँ पर भी आपको वहाँ मिल जाए। हाँ, अगर आप इसको इनफाइनाइटली, अगर आप इसको कोई ऐसा थिन मटेरियल बना लेते, इनफाइनाइटली जो है उसको, मतलब वो जो है उसको आपने इस तरीके से इसको इतना थिन बना लिया मटेरियल को कि उसके अंदर से वो अब एक बिल्कुल लेयर है और उसके अंदर आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के अंदर, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि उस वक्त ऐसा होगा। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में कि जब आपके पास कोई थिक मटेरियल मौजूद है, कोई स्लैब है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ उसके एक पॉइंट पर, एक सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो एग्जैक्टली आपको दूसरे सरफेस पर नहीं मिलेगा, वो टेम्परेचर उसका कुछ कम होगा। तो इसीलिए आपको ये जो दूसरा पॉइंट है T2 पॉइंट पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सी है। अब हमने बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हमने स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास सवाल में क्या है कि जो स्लैब की थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर है, गिवन है। टेम्परेचर्स जो है इस होमोजीनियस स्लैब के क्रॉस हमें गिवन है, T1 38 डिग्री सी है, T2 21 डिग्री सी है। जो थर्मल कंडक्टिविटी है स्लैब के मटेरियल की, वो थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल हमें नहीं बताया। ऐसा हो पॉसिबल है कि आपको इस तरह के सवाल के अंदर आपको थर्मल कंडक्टिविटी इसको बता दिया जाए कि यार ये जो स्लैब है ये इट्स मेड ऑफ ब्रिक, ये ग्लास की बनी हुई है, मेटल की है, कॉपर की है, किसी मटेरियल की है, तो हम लिटरेचर में से इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी डाटा नोट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब है ये आपको गिवन है, और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब है इसको हमने लिया हुआ है 0.19 वाट पर मीटर इंटू केल्विन। अच्छा, ये मैंने गलती से माइनस लगा दिया, माइनस नहीं है, ये के की जो आपकी वैल्यू है
ये थर्मल कंडक्टिविटी जस्ट सिंपल के है, ये माइनस नहीं है, ये इसको माइनस आपकी यहाँ पे शो हो रहा है, ये माइनस नहीं है। तो के आपकी 0.19 वाट पर मीटर इंटू केल्विन ये वैल्यू गिवन थी। अब हमने हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया Q ओवर A, इसको हम हीट फ्लक्स भी कहते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको ये बात बताई थी, इसको हीट फ्लक्स भी कहते हैं। तो Q ओवर A हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, सवाल में ऐसा भी हो सकता था, डिटरमिन द स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लक्स। तो उस वक्त आपके पास उसका मतलब यही होता कि हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। तो सिर्फ यह एक अभी आगे हम प्रॉब्लम करेंगे, उसमें मैंने यही फ्लक्स का रेट टर्म यूज़ की है ताकि आपको उससे अंदाज़ा हो जाए। सोल्यूशन जी इसको देखते हैं। हमें अब मालूम है कि जो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन के जरिए होती है, इट ऑलवेज फॉलोज फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। और हमें पता है कि जो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है वो होती है Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको इसको जो नोट्स शेयर किए थे उसमें भी मेंशन किया था, ये जो माइनस साइन है ये डी टी ओवर डी एक्स के साथ है, ये ना के साथ है ना ए के साथ है। और ये माइनस साइन बेसिकली मैंने उसमें भी बताया था, लगाने का मकसद ये है ताकि आपने जब, क्योंकि हमारे पास जो हीट है उसने ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड बॉडी, और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आपने इसके साथ माइनस का साइन लगा लिया ताकि वो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको निगलेक्ट ना करें। इस वजह से इसके साथ हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स हमने इसको लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर अब आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पर जब, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हमने मालूम करना है, तो इसके लिए हमने ये, तो आपको आपने इक्वेशन याद की होगी, इसको आप मॉडिफाई कर लेते हैं। हम मॉडिफाई करने के लिए हम जो है, जब इसको मॉडिफाई किया इस इक्वेशन को, तो इस a को आपने Q ओवर A लिख लिया है। Q ओवर A इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जब हमने ये काम हमने किया है, तो अब आपके पास ये डी टी ओवर डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू निकली है, तो उसके अंदर से हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास ये जो हमने इसके अंदर से इसको हमने मॉडिफाई करके Q ओवर A फॉर्म में, यानी कि फ्लक्स की फॉर्म में हमने हीट ट्रांसफर इक्वेशन को लिख ली है। इसके अंदर बेसिकली अब हम चाहते हैं कि जो आपके पास वो जो अभी जिससे आपको शुरू में दिखाया था कि जो स्लैब है उस स्लैब के अक्रॉस वो जो उसके फेसिस पर जो टेम्परेचर्स थे, उन टेम्परेचर्स को हमने इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जब उन टेम्परेचर्स को हमने इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने उसको किया है इक्वेशन में, तो हम इस इक्वेशन को, यानी कि इस पोर्शन को डी टी ओवर डी एक्स को हम लिख लेते हैं T2 माइनस T1 ओवर X2 माइनस X1। T2 माइनस T1 ओवर X2 माइनस X1 हमने इसको लिख लिया है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो Q ओवर A इज इक्वल टू माइनस 0.19 वाट ओवर मीटर इंटू केल्विन इंटू, अब T2 की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ पर मौजूद थी, T2 स्लैब के ऊपर T2 पे 21, T1 पे हमारे पास 38, और क्योंकि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली दे दिया है तो इसलिए हम X2 माइनस X1 को हम डायरेक्टली इसको 4 सेंटीमीटर हम इसको ले लेंगे। तो हमारे पास ये 21 माइनस 38 और ये पॉइंट अच्छा, अब ये इसको एक ख्याल कीजिएगा कि ये यहाँ पर मैंने जो 0.04 लिख दिया है, तो बेसिकली 0.04 लिखने का मकसद यहाँ पर ये था कि ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को मैंने डायरेक्टली इसको मीटर्स में यहाँ पे 0.04 लिख लिया है। तो आप इस स्टेप को अगर यहाँ पर आप यूँ करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 4 सेंटीमीटर लिखें और बाद में इसको आप कन्वर्ट करें। तो ये इस टेम्परेचर डिफरेंस का डिग्री C आ गया, इसका ये मीटर आ गया, और इसको जब आपने यूनिट्स इसके काटे हैं तो वाट ओवर मीटर इंटू केल्विन C ओवर M। तो ये जो आपके पास अब काटने के लिए हमें पता है कि 1 डिग्री C जो होती है, बेसिकली जो डिवीजन होती है 1 डिग्री C की, इज इक्वल टू 1 केल्विन। और इसी तरह अगर आपके पास 1 जो डिग्री F होती है वो 1 डिग्री R के बराबर होती है। लेकिन जब आपके पास 28 या आपके पास जो है लेट्स से कि कोई टेम्परेचर आता है डिग्री C में गिवन होता है, उसको आप एग्जैक्टली केल्विन में नहीं कर सकते, उसके अंदर 273 ऐड करेंगे। लेकिन कन्वर्जन करने के लिए जब आपने ऐसे कन्वर्ट करना हो
कन्वर्जन करने के लिए डिग्री सी और डिग्री के को आपस में इस तरीके से काटा जा सकता है, सिर्फ इन उसकी वैल्यू को नहीं, सिर्फ उसके इस खाली यूनिट को। तो ये सी से कट गया, के से कट गया, तो आपके पास जो ये Q ओवर A है उसकी वैल्यू आ गई 80.75 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमें जो हमारे सवाल में हमारे पास पूछा गया था तो हमने वो मालूम कर लिया है। तो द स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया थ्रू द गिवन होमोजीनियस स्लैब इज फाउंड टू बी 80.75 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमने जो है इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ये हमारा उसका जवाब आ गया। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ मिसिंग है, एरिया पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर वो आप उसको एरिया लिख लेंगे। इसी तरह का सवाल कन्वेक्शन के हवाले से देखते हैं कि कन्वेक्शन में हमने जिस तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ जो कूलिंग देखा था उसको किस तरीके से हम जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा सवाल है, द फोर्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर अ हॉट फ्लूइड flowing over a cool surface is 225 watt per meter square into degree C for a particular problem. The fluid temperature upstream of the cool surface is 120 degree C and the surface is held at 10 degree C. Determine the heat transfer rate per unit surface area from the fluid to the surface. अच्छा अब क्या है कि हमारे पास एक चीज़ मालूम है जी, यहाँ पर एक फोर्स्ड कन्वेक्शन का कोई प्रोसेस था। ऑलरेडी आपको पता है कि नेचुरल कन्वेक्शन होती है, एक फोर्स कन्वेक्शन होती है। तो फोर्स कन्वेक्शन का एक प्रोसेस था, उस फोर्स कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आया वो उस हॉट फ्लूइड का, जब आपके पास कोल्ड सरफेस के ऊपर एक हॉट फ्लूइड आपका कोल्ड सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा था और उस वक्त जो फोर्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट था वो 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सी वो आ गया। अच्छा अब जो फ्लूइड टेम्परेचर है उस कोल्ड सरफेस के ऊपर से जो फ्लूइड टेम्परेचर गुजर रहा है वो 120 डिग्री सी है और जो सरफेस है यानी कि वो जो सरफेस था कोल्ड सरफेस था उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सी है। तो हमने मालूम ये करना है कि आपके पास जो हीट ट्रांसफर पर यूनिट सरफेस एरिया फ्रॉम द फ्लूइड टू द सरफेस इसको मालूम करना है। तो बेसिकली कन्वेक्शन होते हुए जो हीट ट्रांसफर हुई है उसके हवाले से ये प्रॉब्लम है। तो हमें जो गिवन डाटा है फोर्स्ड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है 225 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सी। ये फोर्स्ड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वैल्यू गिवन है। बाज़ औक़ात सवाल में ये भी हो सकता है कि बाकी आपको सारी चीज़ें गिवन हो, आपको ये कहा जाए कि इस वक्त आप बताइए जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ रहा है उसके बारे में आप बताएं, उसको कैलकुलेट करें। तो इस तरह आप फिर बाकी चीज़ों के हवाले से उसको मिसिंग को कंप्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो TV है TW है हम उसको 120 डिग्री सी और TB जो है वो 10 डिग्री सी हम इसको ले लेते हैं और उस वक्त आपके पास जो Q ओवर A जो है वो हमारे पास अननोन है। अब हमें पता है कि जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र है उस कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र को बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की मदद से डिटरमिन किया जाता है और वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो है Q इज इक्वल टू HA/TW माइनस TB। अच्छा बाज़ औक़ात यहाँ पे QA मैंने आपको जैसे नोट्स में दिया था फॉर्मूला Q इज इक्वल टू HA डेल्टा TB है। अगर आपको डेल्टा T गिवन है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब क्योंकि हमारे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया निकालना था तो पर यूनिट एरिया निकालने के लिए हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को और इसको हम हीट फ्लक्स की इक्वेशन बना देते हैं। Q ओवर A इज इक्वल टू HTW माइनस TB। जब हमने इस इक्वेशन को इस तरह लिख लिया है अब इसके अंदर हम अपनी तमाम जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो जब हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट किया है तो Q ओवर A इज इक्वल टू H की जो वैल्यू है वो 225 वॉट ओवर मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सी और TW माइनस TB 120 माइनस 10 डिग्री सी ये हमने इसको लगा दिया है। तो अब आपके पास 225 मल्टीप्लाई बाय 110 इनका डिफरेंस 110 आपके पास आ गया 24750 और इनकी आपने जो है इसको कन्वर्ट कर इसको जो है आपने यूनिट्स जो कट रहे हैं उनको काट दिया है। तो आपके पास जो बाकी बचा है
वो बच गया है 24,750 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से हमने ये वैल्यू निकाली। इसी तरह एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जो रेडिएटिव हीट ट्रांसफर है उससे एक रेलिवेंट हम प्रॉब्लम देखते हैं। आफ्टर सनसेट radiant energy can be sensed by a person standing near a brick wall. Such walls frequently have surface temperatures around 44 degrees C and typical brick emissivity values are on the order of 0.92. What would be the radiant thermal flux per square meter from a brick wall at this temperature? अच्छा, अब आपको पता है कि जो सूरज से जो हीट हमें ज़मीन पे मिल रही है वो रेडिएशन के ज़रिए वो हीट आती है। तो गर्मियों के अंदर जून जुलाई का महीना है और वो आपका सूरज जो है आप देखते हैं कि दीवारें तप रही होती हैं गर्मी से। तो उस वक्त जो सूरज की जो गर्मी है वो जब दीवार पर पड़ती है तो दीवार पर पड़ने से वो जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वो दीवार जो है वो तपने लग जाती है और उस गर्मी और तपने के बाद जब होता क्या है कि हमारे पास जब शदीद गर्मी के अंदर सूरज से जो रेडिएटिव हीट एनर्जी आती है और उसकी मदद से जो दीवारें हैं वो तप के गर्म हो जाती हैं। उसके बाद शाम को अगर आप देखें तो आपको हिद्दत सी हरारत सी महसूस होगी। बेसिकली वो जो रेडिएशन है जो कि खारिज हो रही है उन दीवारों से। अच्छा, अब हमारे पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास वो जो दीवारें हैं उन दीवारों का सरफेस जो टेम्परेचर है जहाँ से रेडिएटिव हीट एनर्जी खारिज हो रही है और वहाँ पर जो उसका सरफेस टेम्परेचर है वो अराउंड 44 डिग्री सी है। और क्योंकि ये जो दीवार है ये ब्रिक की बनी हुई है तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ईंटें भी हैं उसके बाद सीमेंट भी है तो इसकी एक एमिसिविटी की जो वैल्यू है हमें वो दे दी गई है 0.92 इसकी एमिसिविटी की वैल्यू है। अब हमने मालूम ये करना है कि जो रेडिएंट थर्मल फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम अ ब्रिक वॉल एट दिस टेम्परेचर, तो ये जब सरफेस टेम्परेचर 44 डिग्री सी होगा, इस 44 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो रेडिएंट थर्मल फ्लक्स होगा यानी कि Q/A हमने वो फाइंड आउट करना है। हमें पता है इस सवाल के अंदर जो हमें गिवन डाटा है उसके अंदर एमिसिविटी एप्सिलॉन ऑफ टिपिकल जो ब्रिक्स है क्योंकि वो वैल्यू गिवन थी वो 0.92 है। सरफेस जो टेम्परेचर है ब्रिक वॉल का वो 44 डिग्री सी है। जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि रेडिएशन के अंदर जब आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज़ करते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर जो T है वो जो T⁴ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो जो भी टेम्परेचर दिया होगा उसको आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जैसे ये 44C है, इसको 44K नहीं कह सकते। ऐसी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके अंदर 273 ऐड करना पड़ेगा, लिहाजा ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा 317 केल्विन। अच्छा, अब जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये एक दफ़ा एक वैल्यू याद कर लें, हो सकता है सवाल में गिवन हो सकता है ना सवाल में गिवन हो। जिस तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोगों को मालूम होता है, इस तरह स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसकी जो वैल्यू है ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू 5.6697 इंटू 10⁻⁻8 वाट ओवर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन टू द पावर 4। इसको आप इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 वाट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास जो रेडिएंट थर्मल फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर आया हमारे पास, रेडिएंट जो थर्मल फ्लक्स है पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम द ब्रिक वॉल, उसको हमने Q/A इसको हमने फाइंड आउट करना है इस सवाल के अंदर। अच्छा, हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन होती है उसको आप बेसिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की मदद से आप इस हीट ट्रांसफ़र को फाइंड आउट करते हैं उसको। और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है जो हीट ट्रांसफ़र जो बाय रेडिएशन है उसको चला रहा होता है। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो हमारे पास फार्मूला है वो गिवन है कि Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू A इंटू T4। अच्छा, इसमें ये घबरा नहीं जाना
आप इसको सिग्मा एप्सिलॉन इनकी आगे पीछे कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इन चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू A इंटू T4, हमारे पास इसको इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब हमारे पास क्योंकि थर्मल फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ थर्मल फ्लक्स लिख लेंगे, यानी कि इस A को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन है ये मॉडिफाई होकर आ जाएगी। Q ओवर A इज इक्वल टू, तो इसलिए घबराने जाइए, सिग्मा एप्सिलॉन T4, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब इन सब की जो वैल्यू है हम पुट कर रहे हैं, तो इसकी जब हमने वैल्यू पुट की तो Q ओवर A सिग्मा आपके पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 5.6697 ×10⁻⁸ वाट ओवर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन 4, एप्सिलॉन वैल्यू गिवन है 0.92 और T4 आपको वैल्यू गिवन है 317 की पावर 4 केल्विन 4। ये केल्विन 4 इस केल्विन 4 से कट गया और आपके पास जब आपने इन सबको कंप्यूट कर लिया तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया Q ओवर A, यानी कि जो हीट फ्लक्स है, रेडिएटिव हीट फ्लक्स है, उसकी वैल्यू आ गई 526.726 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने जो रेडिएंट थर्मल फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर ब्रिक वॉल का जो हमने फाइंड आउट किया है उसका आंसर है 526.726 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये जो हमारे बेसिक लॉज हैं हीट ट्रांसफ़र की जो बेसिक थ्योरी है उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये उसकी कुछ एग्जांपल थी। हमने हर किस्म का एक एक प्रॉब्लम कर लिया। हमने कंडक्शन के लिए किया है, कन्वेक्शन के लिए किया है, हमने रेडिएशन के लिए किया है। जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने भूल नहीं जाना कि जब भी आपके पास जो Q है वो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र है, और जब आप Q को एरिया पे डिवाइड कर देते हैं तो आप Q ओवर A निकाल लेते हैं, तो वो आपके पास बेसिकली हीट फ्लक्स बन जाएगा और वो हीट ट्रांसफ़र रेट की बजाय वो हीट फ्लक्स हो जाएगा Q ओवर A। और उसको या आप हीट ट्रांसफ़र रेट बोलें या हीट फ्लक्स बोलें, तो इस नाम से आप लोगों ने घबराना नहीं है कि भाई ये नाम हमें कंफ्यूज कर रहा है, इसका क्या मतलब है। उसके अलावा इसके साथ साथ जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ख़ास तौर पर जिसका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है उसके अंदर बहुत सारे सवालात के अंदर आपको हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। अगर आप हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसके लिए आप जो है वो एज फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो बाकी वैल्यूज़ गिवन होगी। तो आप इस चीज़ से आपने नहीं घबराना, और इसका क्या मतलब है तो आप उसको ऐसे उसको कर लें। कुछ और बहुत सारी किताबों में हम भी जब इवेपोरेटर्स के ऊपर सवाल करेंगे तो इवेपोरेटर्स के सवाल में हम देखेंगे कि जो हम उसको मकेब एंड स्मिथ से उसको सवाल करेंगे तो वहाँ पर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को U से जो है उसको उसकी जो नोटेशन है वो U यूज़ की गई है। तो इसलिए वो भी जो है HU, ये नॉर्मली हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को आपने जो है रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। बेटा हीट ट्रांसफ़र से जो रेलिवेंट कुछ आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, मैं जिनको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ और जिससे ये मटेरियल वगैरह प्रॉब्लम वगैरह हम कर रहे होते हैं, वो बुक्स मैंने आप लोगों के साथ LMS पर अपलोड कर दी हैं। तो बेटा प्लीज़ डाउनलोड दिस बुक्स। उसके अलावा ये जो हम लेक्चर कंटेंट्स कवर करते जा रहे हैं, आज का लेक्चर भी आपके पास इसके जो नोट्स हैं वो ocw.kfuit.edu.tk LMS पर ये अवेलेबल है। ये YouTube के ऊपर ये लेक्चर वीडियो भी अवेलेबल है। तो फिर जब हमारे पास लाइव सेशन होगा उस लाइव सेशन के हवाले से आप उस पहले वीडियो को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, इसको देख लें, फिर ताकि लाइव सेशन के अंदर अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप उनको पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, उसके अलावा मुझे ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है लाइव सेशन में तो आपके पास चांस होता ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।